कहानी शुरू होती है शून्य ताकाहाता से। वह एक बिल्कुल साधारण स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन अपनी जिंदगी से पूरी तरह बोर हो चुका है। उसके अच्छे दोस्त भी हैं, जैसे साटाके और इचिका, जो उसकी बहुत परवाह करते हैं। फिर भी शून्य को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी रोमांचक नहीं बचा। कई दिनों तक वह स्कूल भी नहीं जाता और घर पर बैठकर सिर्फ वीडियो गेम खेलता रहता है। एक दिन वह मन ही मन सोचता है कि उसकी जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी यही इच्छा उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। आखिरकार वह फिर से स्कूल पहुंचता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं और सभी बच्चे ध्यान से बैठे होते हैं, लेकिन तभी अचानक टीचर का सिर जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। पूरी क्लास सदमे में रह जाती है और अगले ही पल टीचर की जगह एक अजीब सी दारुमा गुड़िया दिखाई देती है। दारुमा जापान की एक पारंपरिक गुड़िया है, जो एक ऐसे बौद्ध साधु का प्रतीक मानी जाती है जिसने कई साल तक बिना हिले डुले ध्यान किया था। कहा जाता है कि उसने नींद से बचने के लिए अपनी पलकों तक को काट दिया था, इसलिए दारुमा गुड़िया के हाथ पैर नहीं बनाए जाते। आमतौर पर लोग इस गुड़िया की आंखों में रंग भरकर कोई मनोकामना मांगते हैं। दारुमा अपना गाना गुनगुनाते हुए बार बार पीछे मुड़ रहा था, लेकिन किसी को अभी तक समझ नहीं आया था कि इस खेल को जीतना कैसे है। डर के मारे कुछ बच्चे जरा सा हिले, कुछ चीख पड़े और अगले ही पल उनके सिर धमाके के साथ उड़ गए। ये सब देखकर शून्य घबरा जाता है। वह मन ही मन भगवान से कहता है, मुझे मेरी वही बोरिंग जिंदगी वापस चाहिए। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। हर बार जब दारुमा किसी स्टूडेंट को मारता है तो उसके शरीर से सैकड़ों छोटी छोटी लाल गेंदें पूरे कमरे में फैल जाती हैं। कुछ ही देर में पूरा फर्श इतना फिसलन भरा हो जाता है कि ठीक से खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ बच्चे दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। फिर वे खिड़कियां तोड़ना चाहते हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे पूरी क्लास के चारों तरफ कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। अब साफ हो जाता है कि इस कमरे से सिर्फ गेम जीतने वाला ही जिंदा बाहर निकलेगा। तभी साटाके सबको शांत रहने के लिए कहता है। उसे लगता है कि उसने इस खेल का राज समझ लिया है। उसके मुताबिक उन्हें किसी तरह दारुमा की पीठ पर लगा बटन दबाना होगा। लेकिन तभी एक स्टूडेंट बिना सोचे समझे दारुमा की तरफ दौड़ पड़ता है। दारुमा तुरंत उसकी आहट सुन लेता है और पलट कर देखता है। अगले ही पल उस स्टूडेंट का भी वही हाल होता है। अब सभी समझ जाते हैं कि दारुमा सिर्फ आवाज और हरकत पर नजर रख रहा है। इतना ही नहीं, जब उसे लगता है कि कोई उसके करीब आ रहा तो वह अपना गाना और तेज बोलने लगता है, जिससे उसके मुड़ने का समय और भी कम हो जाता है। इसी बीच शून्य की नजर दारुमा की पीठ पर लगे बटन के ऊपर लगे टाइमर पर पड़ती है। उन्हें समझ आता है कि गेम खत्म करने के लिए उनके पास सिर्फ 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय बचा है। समय निकलता जा रहा है। कई और बच्चे बटन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब फर्श पर लाशें और लाल गेंदें इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं कि आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन लगता है। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, शून्य और साटाके। टाइमर में सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं। तभी साटाके एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करता है। वह कहता है कि वह शून्य को सहारा देगा, ताकि शून्य लाशों और फिसलन भरे फर्श के ऊपर से छलांग लगाकर सीधे दारुमा तक पहुंच सके। शून्य पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरी 5 सेकंड बचने पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। साटाके उसे पूरी ताकत से ऊपर उछाल देता है। शून्य हवा में उड़ता हुआ सीधे दारुमा से टकराता है और उसी पल उसकी पीठ पर लगा बटन दब जाता है। अचानक दारुमा जोर से चिल्लाता है, गेम खत्म। शून्य और साटाके राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार वे मौत के इस खेल से बच गए। साटाके मुस्कुराते हुए शून्य की तरफ अंगूठा दिखाता है, लेकिन अगले ही पल धड़ा उसका सिर भी बाकी बच्चों की तरह फट जाता है। शून्य ये देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। गेम खत्म होने से पहले दारुमा एक आखिरी बात कहता है, लेकिन उसकी बात किसी की भी समझ में नहीं आती। वह सिर्फ इतना कहता है, अब तुम एक चूहे हो और बिल्ली आने वाली है। इतना कहकर वह गायब हो जाता है। उसी समय क्लास का दरवाजा खुलता है और अंदर इचिका आती है। कार दोनों जिम तक पहुंचते हैं। वहाँ का दरवाजा खुला होता है। अंदर जाकर वे देखते हैं कि कई दूसरे स्टूडेंट पहले से मौजूद हैं। उनमें से कुछ ने चूहे की ड्रेस पहन रखी है और फर्श पर बड़े अक्षरों में लिखा है, बिल्ली को मारो। अब दारुमा की बात धीरे धीरे समझ आने लगती है, लेकिन असली सवाल ये है, बिल्ली कहाँ है? तभी अचानक जिम का फर्श फटने लगता है। नीचे से एक विशाल मानेकी नेको बाहर निकलती है। जापान में मानेकी नेको को गुड लक देने वाली बिल्ली माना जाता है, लेकिन यहाँ इसका काम किस्मत चमकाना नहीं, बल्कि बच्चों का शिकार करना है। बाहर निकलते ही वह बिजली जैसी रफ्तार से चूहे की ड्रेस पहने एक स्टूडेंट को पकड़कर निगल जाती है। पूरा जिम चीख पुकार से भर जाता है। कुछ ही सेकंड में वह कई और बच्चों को अपना शिकार बना लेती है। इसी दौरान शून्य और इचिका एक छोटी सी घंटी जैसी गेंद देखते हैं। फिर उनकी नजर बिल्ली के गले पर जाती है, जहाँ एक बड़ा सा बास्केट लगा हुआ है। उन्हें समझ आता है कि गेम जीतने के लिए इस छोटी घंटी को उस बास्केट में डालना होगा। टाइमर में अभी 9.5 मिनट बाकी हैं। शून्य तुरंत सबको गेम का नियम बता देता है। तभी किकावा आगे आता है। वह कहता है कि ये काम वही करेगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ निशाना लगाने की प्रैक्टिस की है। वह हर दिन सैकड़ों बार थ्रो करता था और इसमें माहिर है। वह
वह पूरी ताकत से घंटी फेंकता है। उसका निशाना बिल्कुल सही होता है, लेकिन आखिरी पल में मानेकी अपना पंजा बढ़ाकर गेंद को हवा में ही रोक लेती है। अगले ही पल वह किकावा पर इतनी जोर से हमला करती है कि वह उड़कर सीधा कंक्रीट की दीवार से टकरा जाता है। अब शून्य एक और बात नोटिस करता है। उसे समझ आता है कि मानेकी सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला कर रही है जिन्होंने चूहे की ड्रेस पहन रखी है। वह तुरंत सबको चिल्लाकर कहता है, जल्दी ये कॉस्ट्यूम उतार दो। पहले तो लगता है कि उसकी बात सही है और अब सब बच जाएंगे, लेकिन अगले ही पल मानेकी फिर से कई बच्चों को पकड़कर निगल जाती है। यानी असली नियम अभी भी किसी की समझ से बाहर है। जिंदा बच सकता है जिसने खुद जाकर बटन दबाया हो। यानी इस खेल का इकलौता विजेता सिर्फ शून्य है। पहले वह सिर्फ चूहे की ड्रेस पहने बच्चों पर हमला कर रही थी, लेकिन अब उसे किसी ड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपने विशाल सिक्के और तेज पंजों से सामने आने वाले हर स्टूडेंट को मारने लगी। इसी बीच उसकी नजर इचिका पर पड़ती है और वह उसकी तरफ झपटती है। तभी शून्य दोबारा चूहे की ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि बिल्ली का पूरा ध्यान उसी पर रहे। शून्य बड़ी मुश्किल से उसके लगातार हमलों से बचता रहता है और बाकी बच्चों से कहता है कि मौका मिलते ही घंटी बास्केट में फेंकने की कोशिश करें। तभी अचानक शून्य को कुछ अजीब सुनाई देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मानेकी खुद से बड़बड़ा रही हो, मेरी पीठ में खुजली हो रही है, मेरी पीठ में खुजली हो रही है। हैरानी की बात यह थी कि यह आवाज सिर्फ शून्य ही सुन पा रहा था। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि चूहे की ड्रेस के कानों की वजह से वह बिल्ली की म्याऊं को समझ पा रहा है। यानी यह एक छिपा हुआ सुराग था जिसे सिर्फ चूहे की ड्रेस पहनने वाला ही सुन सकता था। बस फिर क्या था, शून्य तुरंत एक रस्सी पकड़ता है और मानेकी की पीठ पर चढ़ जाता है। वह पूरी ताकत से उसकी पीठ खुजलाने लगता है। बिल्ली को यह इतना अच्छा लगता है कि वह आराम से बैठ जाती है, लेकिन वह और ज्यादा खुजलाने की मांग करती है। अकेले शून्य से यह नहीं हो पाता, इसलिए इचिका और बाकी बचे हुए बच्चे भी उसकी मदद करने आ जाते हैं। कोई हाथों से खुजलाता है तो कोई झाड़ू उठाकर उसकी पीठ रगड़ने लगता है। कुछ ही देर में मानेकी गहरी नींद में सो जाती है। यही वह मौका था जिसका सबको इंतजार था। अब बस घंटी को उसके गले में लगे बास्केट में डालना था, लेकिन तभी सबके बीच बहस शुरू हो जाती है। उन्हें डर था कि कहीं पिछले गेम की तरह इस बार भी सिर्फ वही इंसान जिंदा न बचे जिसने आखिरी थ्रो किया हो। इसी बहस और शोर की वजह से मानेकी की नींद खुल जाती है। वह गुस्से में फिर से छात्रों पर टूट पड़ती है। तभी शून्य को एक और शानदार आइडिया आता है। उसे पास में एक फटी हुई बास्केटबॉल दिखाई देती है। वह घंटी को उस फटी हुई गेंद के अंदर छिपा देता है और दूसरी सामान्य गेंद भी उठा लेता है। फिर वह इचिका को साथ लेकर दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। अब बिल्ली उलझन में पड़ जाती है कि असली घंटी किसके पास है। उसे लगता है कि घंटी इचिका के पास होगी, इसलिए वह सबसे पहले उसी पर हमला करती है। इचिका भी जानबूझकर थ्रो करने का नाटक करती है। मानेकी तुरंत उसका रास्ता रोक लेती है और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन यही तो शून्य की पूरी चाल थी। असल में घंटी इचिका के पास नहीं, बल्कि शून्य की फटी हुई बास्केटबॉल के अंदर छिपी हुई थी। अब जब बिल्ली का ध्यान पूरी तरह इचिका पर था तो शून्य ने पूरी ताकत से गेंद बास्केट की तरफ उछाल दी। वह छलांग लगाकर गिरती हुई गेंद को पकड़ लेता है और बिना एक सेकंड गंवाए उसे सीधा मानेकी के गले में लगे बास्केट में डाल देता है। इसी के साथ दूसरा जानलेवा गेम भी खत्म हो जाता है। लेकिन अमाया कोई हीरो नहीं है। असल में वह स्कूल का सबसे खतरनाक लड़का है जो बिना किसी वजह के बच्चों को पीटना और डराना पसंद करता है। इतना ही नहीं, वह लोगों की हत्या करने में भी जरा सा नहीं हिचकिचाता। अगर वह आखिरी समय पर गेंद बास्केट में न डालता तो शायद बाकी सभी स्टूडेंट वहीं मारे जाते। गेम खत्म होते ही मानेकी के मुंह से एक अजीब सी गैस निकलने लगती है। कुछ ही सेकंड में सभी बचे हुए छात्र बेहोश होकर गहरी नींद में चले जाते हैं। जब शून्य की आंख खुलती है तो वह खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाता है। चारों तरफ विशाल विशाल घन यानी क्यूब हवा में तैर रहे होते हैं। हर क्यूब के अंदर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए स्टूडेंट मौजूद हैं। शून्य जिस क्यूब में है वह टोक्यो शहर के ऊपर हवा में तैर रहा है। वह उठकर आसपास देखता है और उसे अपने पुराने स्कूल का एक छात्र दिखाई देता है जो कई साल पहले दूसरे स्कूल में चला गया था। वहाँ उसकी मुलाकात टायरा और टोका से भी होती है। ये दोनों भी पहले 2 मौत वाले गेम जीतकर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। शून्य एक और अजीब बात नोटिस करता है। उसे पता चलता है कि इस क्यूब में मौजूद सभी लोगों के सरनेम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होते हैं। यानी सभी खिलाड़ियों को उनके नाम के हिसाब से अलग अलग कमरों में बांट दिया गया है। इचिका दूसरे कमरे में होती है। वह बार बार शून्य के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसी दौरान टायरा बाहर खड़े लोगों से बात करता है। वह खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानता है और बड़े घमंड से कहता है कि दरवाजा तोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब उन्हें सिर्फ अगले गेम का इंतजार करना होगा। और सच में कुछ ही पल बाद अगले खेल की शुरुआत हो जाती है। अचानक एक एक करके 4 विशाल कोकेशी गुड़ियाएं कमरे में दाखिल होती हैं। कोकेशी जापान की पारंपरिक लकड़ी की गुड़ियाएं होती हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते। गुड़ियाएं टायरा को आगे आने और नया खेल खेलने के लिए बुलाती हैं। अपने घमंड में डूबा टायरा बिना डरे तुरंत तैयार हो जाता है। फिर गुड़ियाएं नए गेम के नियम
नियम समझाती हैं। इस खेल का नाम है कागोमे कागोमे। यह जापान का एक पुराना लोक खेल है। इसमें एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बीच में बैठाया जाता है। बाकी सभी खिलाड़ी उसके चारों तरफ गोल घेरा बनाकर घूमते हैं और गाना गाते रहते हैं। जैसे ही गाना रुकता है, बीच में बैठे खिलाड़ी के पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं यह बताने के लिए कि उसके ठीक पीछे कौन खड़ा है। अगर जवाब सही हुआ तो उसके पीछे खड़ा खिलाड़ी अगला ओनी बन जाता है, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो उसकी मौत तय है। टायरा को पूरा भरोसा होता है कि उसके जैसा जीनियस यह गेम आसानी से जीत जाएगा। वह बिना डरे अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बीच में बैठ जाता है। कुछ ही पल बाद कोकेशी गुड़ियाएं गाना खत्म करती हैं और खेल शुरू हो जाता है। लेकिन जो लड़का कुछ देर पहले तक खुद को सबसे होशियार समझ रहा था, अब बुरी तरह घबरा जाता है। घबराहट में वह गलत नाम बोल देता है। बस फिर क्या था, एक कोकेशी अपनी आंखें खोलती है और उसके माथे पर तेज रोशनी की किरण मारती है। अचानक टायरा का शरीर उसके कंट्रोल में चला जाता है। वह खुद ही अपना सिर बार बार जमीन पर पटकने लगता है और तब तक पटकता रहता है जब तक उसकी खोपड़ी पूरी तरह चकनाचूर नहीं हो जाती। उसकी दर्दनाक मौत देखकर बाकी सभी छात्रों के होश उड़ जाते हैं। अब अगली बारी टोका की होती है। वह साफ मना कर देती है कि वह यह खेल नहीं खेलेगी, लेकिन गुड़ियाएं उसे बता देती हैं कि अगर उसने खेलने से इनकार किया तो भी उसकी मौत तय है। मजबूर होकर टोका भी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाती है। गाना शुरू होता है और कुछ ही देर बाद रुक जाता है। टोका सही जवाब जानने की कोशिश करती है, लेकिन डर की वजह से फैसला ही नहीं कर पाती। इसी सोच विचार में पूरे 10 सेकंड निकल जाते हैं। समय खत्म। गुड़ियाएं उसे तुरंत हारने वाला घोषित कर देती हैं। डर के मारे टोका भागने की कोशिश करती है, लेकिन चारों कोकेशी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अगले ही पल वे उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेते हैं। फिर चारों गुड़ियाएं उसे अलग अलग दिशाओं में इतनी जोर से खींचती हैं कि उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। अब बारी आती है शून्य। अपने दोस्तों की दर्दनाक मौत देखकर वह भी डरा हुआ होता है, लेकिन उसके पास खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह आंखों पर पट्टी बांधकर बीच में बैठ जाता है। कोकेशी फिर से गाना शुरू करती है और शून्य पूरे ध्यान से हर आवाज सुनता रहता है। इसी दौरान उसे एक जबरदस्त बात समझ में आती है। उसे याद आता है कि पिछले दोनों राउंड में हर बार वही एक खास कोकेशी समय खत्म बोल रही थी, यानी खेल के दौरान बाकी गुड़ियाएं अपनी जगह नहीं बदल रही थीं। शून्य ने पहले ही उनकी पोजीशन ध्यान से याद कर ली थी, इसलिए जैसे ही गाना खत्म हुआ उसने जानबूझकर कुछ सेकंड तक घबराने का नाटक किया। जैसे ही शून्य यह गेम जीतता है, उसके सामने खड़ी कोकेशी गुड़िया धूल बनकर बिखर जाती है। जहाँ कुछ पल पहले गुड़िया खड़ी थी, वहाँ अब एक चाबी पड़ी होती है। शून्य तुरंत वह चाबी उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसे एक और कोकेशी दिखाई देती है जो एक स्टूडेंट का पीछा कर रही होती है। उस स्टूडेंट के पास भी एक चाबी होती है। इस बार शून्य और बाकी लोग मिलकर आसानी से उस कोकेशी से छुटकारा पा लेते हैं और दूसरी चाबी भी अपने पास रख लेते हैं। अब उनके पास कुल 2 चाबियां हो चुकी थीं। वे भूल भुलैया जैसे लंबे गलियारों में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक किसी की चीख सुनाई देती है। शून्य बिना देर किए आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। पास पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वह इचिका है जिसका एक कोकेशी पीछा कर रही है। शून्य तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और उसे समय रहते वहां से बाहर निकाल लेता है। आगे बढ़ने पर उन्हें 2 और स्टूडेंट मिलते हैं। उनके सामने दीवार से एक विशाल लकड़ी का सिर बाहर निकला हुआ होता है। उसके माथे पर 3 मिनट का टाइमर चल रहा होता है और सामने 7 ताले बने होते हैं। उन दोनों स्टूडेंट्स के पास भी 2 चाबियां होती हैं। अब सबकी चाबियां मिलाकर कुल 4 हो जाती हैं, लेकिन ताले 7 हैं, यानी अभी भी 3 चाबियां कम हैं और टाइमर में 2 मिनट से भी कम समय बचा है। सभी को लगने लगता है कि अब बचना नामुमकिन है। तभी अचानक अमाया वहां पहुंच जाता है। वह बिना कुछ कहे 3 और चाबियां उनकी तरफ फेंक देता है। उसके साथ एक घायल स्टूडेंट भी होता है, लेकिन जैसे ही वह लड़का ग्रुप तक पहुंचता है, अमाया उसे बेरहमी से मार देता है। तभी सबको समझ आता है कि उसने उस स्टूडेंट को बचाया नहीं था। वह तो उसे सिर्फ ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था ताकि कोकेशी उसका पीछा छोड़ दें। यानी अमाया सच में किसी राक्षस से कम नहीं है। ये देखकर बाकी छात्र उसके साथ मिलकर काम करने से मना कर देते हैं, लेकिन टाइमर में अब सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। आखिरकार सभी मजबूरी में अमाया का साथ स्वीकार कर लेते हैं। जब घड़ी में सिर्फ 12 सेकंड बाकी रहते हैं, वे 7 चाबियां एक एक करके तालों में लगा देते हैं। अगले ही पल विशाल लकड़ी का सिर पीछे हट जाता है और रास्ता खुल जाता है। सभी जल्दी से अपने भारी कपड़े उतारते हैं और उस बने हुए रास्ते से आगे निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैली होती है। पूरा इलाका किसी जमी हुई दुनिया जैसा दिखाई देता है। तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। ध्रुवीय भालू अगले गेम का सिर्फ एक ही नियम बताता है, झूठ मत बोलो। भालू एक एक करके सवाल पूछेगा और सभी को सच सच जवाब देना होगा। अगर उसे लगे कि किसी ने झूठ बोला है तो पूरे ग्रुप को मिलकर तय करना होगा कि झूठा कौन है। जिस पर सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे वह तुरंत मारा जाएगा। नियम सुनकर सभी की टेंशन बढ़ जाती है। पहला सवाल आता है, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? ये सवाल सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें लगता है कि शुरुआत तो
तो आसान है। एक एक करके सभी अपना जवाब दे देते हैं, लेकिन जवाब खत्म होते ही भालू हवा को सूंघने लगता है। फिर वह कहता है, मुझे झूठ की बदबू आ रही है। यानी किसी ने पहला ही नियम तोड़ दिया था। अब सभी के पास सिर्फ 2 मिनट हैं यह तय करने के लिए कि झूठ किसने बोला है। कुछ देर बहस करने के बाद ज्यादातर लोग उस लड़के पर शक करते हैं जो पिछले गेम में किसी तरह बच गया था। उसने कहा था कि उसका पसंदीदा खाना अजमोद है। सबको लगता है कि भला कोई सिर्फ अजमोद को अपना पसंदीदा खाना कैसे बता सकता है। आखिरकार सब उसी के खिलाफ वोट कर देते हैं। अगले ही पल विशाल भालू अपना पंजा उठाता है और एक ही वार में उसे कुचल देता है। अब दूसरा सवाल आता है, क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो? इस बार लगभग सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं। अमाया भी कहता है कि वह यहाँ से निकलना चाहता है। इचिका भी यही जवाब देती है। लेकिन फिर भालू शून से पूछता है, और तुम? शून बिना झिझक कहता है, मैंने कभी अपनी जिंदगी को पसंद नहीं किया। उसका जवाब सुनकर भालू फिर से हवा सूंघता है। कुछ पल बाद वह कहता है, एक बार फिर किसी ने झूठ बोला है। यह सुनते ही इचिका सीधे अमाया पर शक करती है। उसे याद था कि बिल्ली वाले गेम में अमाया ने कई बच्चों को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसा इंसान आखिर सच क्यों बोलेगा? इसी बीच शून्य सोचने लगता है कि अगर सच बोलने से जान बच सकती है तो फिर कोई झूठ बोलेगा ही क्यों। तभी भालू खुद इस राज से पर्दा उठाता है। वह कहता है कि इस ग्रुप में कोई ऐसा भी है जो इंसान होने का नाटक कर रहा है। वही सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है ताकि आखिर में सभी एक दूसरे को ही मार डालें। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तभी दूसरे स्कूल के 2 छात्र एक अलग नतीजे पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि शक सिर्फ शून्य पर जाता है, क्योंकि ग्रुप में वही अकेला ऐसा लड़का है जिसे बाकी लोग पहले से नहीं जानते। अमाया भी तुरंत उसी का साथ देता है। हालांकि इचिका बार बार शून्य का बचाव करती है और कहती है कि वह झूठा नहीं हो सकता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिर में ज्यादातर वोट शून्य के नाम पर पड़ जाते हैं। तभी मरने से कुछ सेकंड पहले इचिका रोते हुए अपना सबसे बड़ा सच बोल देती है। वह कहती है, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं सच में शून्य से प्यार करती हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही भालू अपना विशाल पंजा उसके ऊपर दे मारता है। कुछ ही पल में इचिका का शरीर कुचल जाता है। शून्य अपनी आंखों के सामने अपनी सबसे प्यारी दोस्त को खो देता है। और सबसे डराने वाली बात यह होती है कि भालू बिना जरा भी रुके अगला सवाल पूछने की तैयारी करने लगता है। शून्य को आखिर समझ आ जाता है कि इस पूरे खेल का असली झूठा कोई इंसान नहीं, खुद भालू है। उसे यह सुराग तब मिलता है जब इचिका को कुचलने के बाद भालू अपने पंजे से खून साफ करता है। खून हटते ही उसकी सफेद खाल का एक हिस्सा उतर जाता है और उसके नीचे से काले रंग की खाल दिखाई देती है। यानी वह असली ध्रुवीय भालू था ही नहीं, वह तो एक काला भालू था जिसने शुरू से ही अपनी पहचान के बारे में झूठ बोला था। अब सारी बातें साफ हो जाती हैं। जिसने सबको झूठे को ढूंढने के लिए कहा, असल झूठा वही था। और जिसने यह कहानी बनाई कि उनके बीच कोई गद्दार छिपा है, वह भी वही था। अपना राज खुलते ही काला भालू बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। वह अपना असली डरावना रूप दिखाकर सभी पर हमला कर देता है। लेकिन लड़ाई के दौरान वह खुद ही बर्फ तोड़ देता है और नीचे मौजूद एक गर्म पानी के गीजर में जा गिरता है। कुछ ही सेकंड में उबलती भाप उसे जिंदा ही जला देती है। इस तरह शून्य और बाकी 4 छात्र एक और जानलेवा गेम जीत जाते हैं। अब वे अगले गेम की जगह पहुंचते हैं। वहां उनका स्वागत कुछ रूसी गुड़ियाएं करती हैं। वे बताती हैं कि अब आखिरी खेल शुरू होने वाला है। इस गेम का नाम है किक द कैन। नाम सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके नियम बहुत खतरनाक हैं। इस खेल में एक खिलाड़ी अकुमा यानी डेमन बनेगा। उसका पहला काम होगा एक कैन उठाकर मैदान के बीच बने गोले में रखना। जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक बाकी सभी खिलाड़ियों को छिपने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही कैन अपनी जगह पर रख दी जाएगी, डेमन उन्हें ढूंढना शुरू कर देगा। अगर उसे किसी का चेहरा दिख गया तो उसे उस खिलाड़ी का नाम जोर से बोलना होगा। इसके बाद वह दौड़कर कैन पर पैर रखेगा। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वह खिलाड़ी पकड़ा जाएगा और गेम खत्म होने तक एक जेल जैसी जगह में बंद रहेगा। लेकिन यहाँ एक और नियम भी है। अगर कोई खिलाड़ी जाकर उस कैन को जोर से लात मार दे तो अब तक पकड़े गए सभी खिलाड़ी तुरंत आजाद हो जाएंगे और उसी पल गेम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा छिपा है। रूसी गुड़ियाएं बताती हैं कि उस कैन के अंदर विस्फोटक लगा हुआ है। यानी जो भी उसे लात मारेगा वह बाकी सबकी जान तो बचा देगा, लेकिन खुद जिंदा नहीं बचेगा। यानी छिपे हुए खिलाड़ियों का मकसद है कि वे कैन को लात मारकर गेम खत्म करें, इससे पहले कि सब पकड़े जाएं। वहीं डेमन का लक्ष्य है कि सूरज डूबने से पहले कम से कम 3 खिलाड़ियों को पकड़ ले। सभी नियम समझाने के बाद रूसी गुड़ियाएं पर्ची निकालकर तय करती हैं कि इस बार अकुमा कौन बनेगा, और यह जिम्मेदारी मिलती है अमाया को। बाकी सभी के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि अगर इस गेम में किसी को डेमन बनना था तो सबसे खतरनाक इंसान वही था। गेम शुरू होते ही सभी खिलाड़ी जल्दी जल्दी छिपने के लिए भागते हैं। उन्हें लगता है कि अमाया को पहले कैन तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अमाया शुरुआत से ही नियमों की परवाह नहीं करता। वह सामने खड़ी एक रूसी गुड़िया को जोरदार लात मारकर रास्ते से हटा देता है और उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी सबको ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में उसे 2 छात्र मिल जाते हैं। दोनों उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमाया उन्हें बुरी तरह पीट देता है। फिर उनके नाम पुकार कर कैन पर पैर रख देता है और दोनों सीधे कैद हो जाते हैं। इसी दौरान उसकी नजर इचिका पर पड़ जाती है। अब उसे पता चल चुका था कि शुन और इचिका कहाँ छिपे हुए हैं। वह पूरी रफ्तार से उनकी तरफ दौड़ पड़ता
करता है। शून्य समझ जाता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। वह एक भारी चीज में रस्सी बांधता है और नीचे उतरने लगता है। वह इचिका को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन इचिका एक अलग फैसला लेती है। वह दरवाजा पकड़कर अमाया को रोकने की कोशिश करती है ताकि शून्य भाग सके, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है। अमाया उसे आसानी से पकड़ लेता है। उधर शून्य भागते भागते एक नई जगह पहुंचता है। वहां उसे एक पुराना मध्ययुगीन कवच दिखाई देता है। तुरंत उसके दिमाग में एक नया प्लान आ जाता है। वह पूरा कवच पहन लेता है और बाहर निकल आता है। हालांकि वह कवच इतना भारी होता है कि ठीक से चलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी शून्य जानबूझकर अमाया के सामने आ जाता है। दौड़ते समय वह अपनी तलवार भी गिरा देता है और आखिरकार एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचकर गिर जाता है। अमाया को पूरा यकीन होता है कि अब शून्य बच नहीं सकता। वह आराम से उसके पास आता है और हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है। फिर उसका हेलमेट उतार देता है ताकि उसका चेहरा साफ दिखाई दे जाए। अब नियम के मुताबिक बस कैन तक पहुंचकर पैर रखना बाकी था। अमाया जीतने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी उसे अपनी कमर पर जोर का झटका महसूस होता है। असल में शून्य ने पहले ही चुपके से एक मजबूत स्टील की चेन अपने कवच और अमाया की कमर से बांध दी थी, इसलिए अमाया चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। यह शून्य की अब तक की सबसे शानदार चाल थी। फिर समय बर्बाद किए बिना शून्य खुद को चट्टान से नीचे समुद्र की तरफ फेंक देता है और चेन की वजह से अमाया भी उसके साथ खिंच जाता है। जब तक अमाया खुद को आजाद कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर शून्य बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़कर वापस गेम वाले मैदान में पहुंच जाता है। वह पूरी तरह थक चुका होता है, लेकिन फिर भी अपनी बची हुई ताकत जुटाकर कैन की तरफ दौड़ पड़ता है। उसी समय अमाया भी आखिरकार भारी कवच से निकलकर आजाद हो जाती है और पूरी रफ्तार से कैन की ओर भागती है। दोनों के बीच आखिरी रेस शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार शून्य उससे पहले कैन तक पहुंच जाता है। अपने सभी दोस्तों को बचाने के लिए वह बिना एक पल सोचे कैन को जोरदार लात मार देता है। कैन दूर जाकर गिरती है, लेकिन उसमें कोई धमाका नहीं होता। इसी पल सूरज डूब जाता है और रूसी गुड़ियाएं फिर से सबके सामने आ जाती हैं। वे मुस्कुराकर ऐलान करती हैं, गेम खत्म हो गया है और इस गेम का विजेता शून्य है। शून्य हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कैन में धमाका क्यों नहीं हुआ। तब गुड़ियाएं सच बताती हैं। वे कहती हैं कि कैन में बम होने वाली बात पूरी तरह झूठ थी। उन्होंने ऐसा सिर्फ गेम को और रोमांचक बनाने के लिए कहा था। यह सुनकर अमाया को लगता है कि अब हारने की वजह से उसकी मौत तय है, लेकिन गुड़ियाएं हंसते हुए कहती हैं, यह सिर्फ एक खेल था, हारने वाला नहीं मरेगा। इतनी खतरनाक चुनौतियों को पार करने के इनाम के तौर पर वे सभी बचे हुए खिलाड़ियों को एक एक आइस कैंडी देती हैं। उन्हें कहा जाता है कि इसे खाते ही वे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। शून्य खुशी खुशी आइस कैंडी खाने लगता है। वह इचिका से बात करता है और दोनों इस डरावने खेल के बाद की अपनी नई जिंदगी के बारे में सपने देखने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि असली आखिरी गेम अभी बाकी है। असल में वही आइस कैंडी उनकी अंतिम परीक्षा थी। जब आइस कैंडी खत्म होती है तो उसकी लकड़ी की स्टिक पर हर खिलाड़ी की किस्मत लिखी होती है। अगर उस पर लिखा हो तुम जिंदा रहोगे तो वह खिलाड़ी बच जाएगा, लेकिन अगर लिखा हो तुम मर जाओगे तो उसका अंत तय है। शून्य अपनी स्टिक देखता है। मुंह पर लिखा होता है तुम जिंदा रहोगे। वह राहत की सांस लेता है और खुशी खुशी इचिका को यह बात बताता है। लेकिन अगले ही पल इचिका अपनी स्टिक देखती है। उस पर लिखा होता है तुम मर जाओगे। शून्य कुछ समझ पाता उससे पहले ही इचिका की मौत हो जाती है। शून्य एक बार फिर अपनी सबसे प्यारी इंसान को खो देता है और इसी के साथ इस जानलेवा खेल का अंत हो जाता है। आखिर में इन सभी खतरनाक चुनौतियों से सिर्फ शून्य और अमाया ही जिंदा बच पाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।